अब जो हमारी नेक्स्ट क्रांति आती है वो है रजत क्रांति। रजत क्रांति को इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है? ये हमारे अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। वर्तमान में भारत में अंडा उत्पादन में भारत क्या है? वर्तमान में भारत अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अब देखिए, कुछ समझने की बात है। पहले जब ये रजत क्रांति नहीं आई थी, इसके पहले 1980 1970 दशक के अगर पहले की बात करें तो जो भारत है औसत वार्षिक जो अंडा का उत्पादन होता था वो कितना होता था? 65 होता था। अर्थात एक मुर्गी 65 अंडा देती थी, 65 अंडा उत्पादन करती थी, वो भी कब? हमारे एक साल में। लेकिन अगर यहीं पे हम अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका कितना करता था? 295 करता था। कितना डिफरेंस था भारत और अमेरिका में अंडे के उत्पादन में? फर्टिलिटी मतलब जनन शक्ति की बात करें तो, फर्टिलिटी की बात करें तो भारत की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। इसलिए भारत में कुछ क्रांति की ज़रूरत हुई कि हम इसके क्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम अंडे के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये तब क्या हुआ कि इसको लाने के लिए मतलब अंडे के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने 4 कुक्कुट पालन केंद्र खोले, अर्थात मुर्गी पालन। 4 कुक्कुट पालन केंद्र खोले जिसमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई और दिल्ली। पहला बेंगलुरु में था, दूसरा भुवनेश्वर में, तीसरा मुंबई में, चौथा हमारा दिल्ली में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये हमारा रजत क्रांति अर्थात अंडे के उत्पादन से संबंधित। यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन है। अंडे के बस रजत क्रांति किससे संबंधित? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जो हमारे सर्वप्रथम कितने कुक्कुट पालन खोले गए थे? तो हमारे 4 कुक्कुट पालन खोले गए थे। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि अंडे के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रांति पे। देखिए, जो हमारी नेक्स्ट क्रांति आती है वो है हमारी गोल क्रांति। गोल क्रांति को हम राउंड रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अर्थात आप ये रिलेट कीजिए कि कृषि से संबंधित मतलब खाद्यान्न सामग्री। जो हमारी क्रांतियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारी खाद्यान्न सामग्री पे की तरफ क्या करती हैं? झुकाव होती है ना, कि मतलब जो भी हमारी क्रांतियाँ लाई गई सबसे पहले खाद्यान्न सामग्री के उत्पादन के लिए लाई गई थी, और अधिकतर क्रांतियाँ खाद्यान्न सामग्री के उत्पादन के लिए ही जारी की गई हैं। तो गोल क्रांति मतलब कोई भी एक ऐसा खाद्यान्न सामग्री होगा, वो हमारा क्या होता है? आलू होता है। अगर कॉमनली बात करें तो वो हमारा आलू होता है। तो आप यहाँ से रिलेट करके उसको क्या कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। आलू मुख्य रूप से पुर्तगालियों की फसल है। आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला में है जो 1949 में खोला गया। भारत में प्रति हेक्टेयर आलू का उत्पादन 22 टन होता है। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो पेरू के लीमा शहर में है। अगर भारत के स्तर पे बात करें तो यूपी के आगरा में है। अब हम इसको कुछ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर हम गोल क्रांति की बात करें तो ये आलू से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू मुख्य रूप से पुर्तगालियों की फसल है। आपको पता होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, कौन प्रवेश किया था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली लोग गए भी। 1961 में गए थे। गोवा और दमन द्वीप पे उनका क्या चलता था? राज चलता था। तो 1961 में उनको निकाला गया। अर्थात पुर्तगाली ना 1961 में भारत को क्या किए थे? पूरी तरह से छोड़ के गए थे। और आए थे सबसे पहले कौन? पुर्तगाली लोग ही आए थे। तो पुर्तगालियों की मुख्य फसल थी क्या थी? वो आलू। और अगर पुर्तगालियों की बात करें, पुर्तगाल के जो भी देश थे वहाँ पे आलू का उत्पादन जो गर्मी के समय में होता था, गर्मी के मौसम में होता था। ठीक है, तो जब ये भारत में लाया गया तो यहाँ पे अधिक सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण ये जरूरत पड़े कि इसको हम सर्दी के मौसम में रिलेट करते हैं। सर्दी के मौसम से इसको हम संबंधित करते हैं ताकि इसका उत्पादन हम सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र है, कौन सा है हमारा? कहाँ गया भाई? अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र जो हमारा पेरू है, पेरू के लीमा शहर में था, उसकी सहायता से भारत ने क्या किया कि आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला में 1949 में खोला।
कब खोला? 1949 में खोला। और इसके पहले ही इसी पेरू की ही सहायता से क्या किया गया था, इस फसल को रबी की फसल में तब्दील कर दिया गया था। जो हमारे बीजे थे ना, उस किस्म की बीजों को दूसरे किस्म की बीजों में ढाल दिया गया और वो हमारे बीज सर्दी के लिए बना दिए गए। ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं। जो संस्थान होते हैं ना, जो इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप उस बीज को अगर आप चाहें तो खरीफ से रबी की फसल में और रबी से खरीफ की फसल में आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो उस आलू के जो वो आलू का था, उस आलू के उच्च किस्म के बीजों को उन्होंने किस में तब्दील कर दिया? रबी की फसल में तब्दील कर दिया, अर्थात इसको हम सर्दी के मौसम में बो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत देश में सर्दी के मौसम में अर्थात रबी की फसल के साथ क्या बोया जाता है? आलू का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तब उसके बाद क्या हुआ कि इसी की सहायता से, ये जो पेरू है ना, पेरू की ही सहायता से हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा में एक आलू अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है। अभी पूरी तरह वो विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। कहाँ? वो आगरा में है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि भारत के राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आगरा होना चाहिए। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र शिमला सबसे पहला खोला गया था। वो हमारा कब? 1949 में खोला गया था। कहने का मतलब आलू से आपके जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं ना, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला तो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। दूसरा हमारा आलू मुख्य रूप से पुर्तगालियों का फसल है। ये आपका हिंदी में पूछा गया है, आपके कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि आलू कौन सी फसल है। ठीक है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, या आलू जो है पुर्तगाली आलू मतलब कि आलू मुख्य रूप से भारत की फसल है या नहीं है। ये आपका क्वेश्चन आप कई बार आपका यूपी टेट में पुटअप हुआ है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। अगर बात करें तो यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में प्रति हेक्टेयर आलू का उत्पादन 22 टन होता है। कब होता है आप बताइए? 1949 के बाद। अगर 1949 की बात करें, उसके बाद से भारत में प्रति हेक्टेयर आलू का उत्पादन कितना हो गया? 22 टन हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र हुआ करता था कब? 1949 में। इसकी सहायता से इन्होंने कई काम किए, नए उच्च किस्म के बीजों का क्या किया? उत्पादन किया। तो इसलिए हमारा आलू का उत्पादन बढ़ के कितना हो गया? प्रति हेक्टेयर 22 टन। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र पेरू है। पेरू के लीमा शहर में, ये आपको याद रखना है। और भारत में यूपी आगरा, मतलब अनुसंधान केंद्र आप ये पेरू की सहायता से ही खोला जा रहा है। ये करंट में क्वेश्चन आ सकता है कि वो स्टेट किस राज्य में पेरू की सहायता से आलू का अनुसंधान संस्थान केंद्र खोला जा रहा है, तो वो आंसर आपका आगरा होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी गोल क्रांति यहीं तक थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रांति पे। देखिए, जो हमारी नेक्स्ट क्रांति आती है, वो हमारी नेक्स्ट क्रांति गुलाबी क्रांति है। आपको यहाँ पे पता होगा कि मैंने इसके पहले एक क्रांति नीली क्रांति लिखवाई थी। नीली क्रांति हमारी किससे संबंधित है? तो नीली जो क्रांति है हमारी, वो नीली क्रांति हमारी संबंधित है मछली के उत्पादन से। किससे संबंधित है? वो है मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर नीली क्रांति की बात करें, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, तो आपको समग्र मछली के उत्पादन को लेकर चलना है। ठीक है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर गुलाबी क्रांति की बात करें, पिंक रेवोल्यूशन की बात करें, तो आपको एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के रूप में ये लेके चलना है कि केवल झींगा मछली के उत्पादन से, अर्थात आपको प्याज से उसको आप रिलेट कर सकते हो। प्याज का उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन का जो उद्देश्य था, वो गुलाबी क्रांति का उद्देश्य था। ठीक है, और झींगा के उत्पादन और निर्यात में भारत प्रथम पे है। अब बताइए, जब पूरे देश में अगर कोई फसल की बात करें या किसी भी संसाधन की बात करें, किसी भी वस्तु की बात करें, अगर किसी वस्तु में, ठीक है, वस्तु के उत्पादन में अगर कोई देश सबसे अधिक होगा, पूरे विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करेगा, तो वो निर्यात भी सबसे अधिक ही करेगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है, उसके पॉपुलेशन और उसकी खपत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे भारत की बात करें, तो भारत में सबसे अधिक झींगा, अगर विश्व के स्तर की बात करें, सबसे अधिक झींगा मछली का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, और सबसे अधिक निर्यात भी कौन करता है? ये भारत करता है। ठीक है, अर्थात प्याज के उत्पादन और झींगा मछली का उत्पादन किसका उद्देश्य है? गुलाबी क्रांति का उद्देश्य है। ये आपको याद रखना। नीली क्रांति समग्र मछली के उत्पादन से है, और केवल झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन से आपका गुलाबी क्रांति। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशन पे, नेक्स्ट क्रांति पे। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्रांति आते हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं ना कि इसी वीडियो में
इसी वीडियो में हम अपनी जितनी भी क्रांतियां हैं, अर्थात जितनी भी हमारी क्रांतियां हैं कृषि से संबंधित, लगभग 11-12 के आसपास होंगी, वो सारी क्रांतियां हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डिटेल्स आपके एग्जाम के अनुसार जो डिटेल्स की जानकारी देनी थी, मतलब जिसमें आपको डिटेल्स की जानकारी, मतलब कोई भी क्रांति है, जैसे हरित क्रांति है, उसको डिटेल्स में जानना बहुत ही आवश्यक था, और गोल क्रांति हुई, रजत क्रांति हुई, पीली क्रांति हुई, तिलहन की क्रांति हुई, इन सबको क्या करना था, डिटेल्स में जानना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डिटेल्स में जान लिया। अब हम चलते हैं, कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जो हमारे किसी संबंधित, जैसे हम अगर लाल क्रांति की बात करें, ये हमारी जो लाल क्रांति है, ये हमारा टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित। आपको पता होगा लाल क्रांति, आप शब्द से रिलेट करिए, लाल, टमाटर भी लाल होता है, ठीक है, मांस भी क्या होता है, वो लाल होता है, इसीलिए लाल क्रांति हमारे टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अब अगला हमारा आता है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति मतलब अपने जीवन में सबसे अमृत क्या होता है, किसी व्यक्ति के या किसी भी जीव जंतु के जीवन में सबसे अमृत क्या है, वो है जल। वो क्या है, जल है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, जल है ना, इसीलिए अमृत क्रांति हमारे किससे संबंधित है, वो जल से संबंधित। वो भी किस प्रकार संबंधित है, हमारे यहाँ नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है। जो भी हमारी नदियां हैं उसको आपस में जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, अब हम इसको समझ लेंगे। सपोज दैट, जैसे राजस्थान की एक नदी है, वो याद नहीं आ रहा, राजस्थान की एक नदी है, वो जहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से जब वो निकलती है ना, वो यहाँ से धीरे धीरे आते 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 सूखती चली जाती है। तो इसका पानी यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो बिजली के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं, ये जो नदियाँ आ रही हैं, ये जो सारी नदी हैं, क्या करते हैं, जैसे जब ये नदी यहाँ तक जाते जाते सूख जाएगी, ठीक है, तो यहीं से ही हम इस नदी को इस नदी में मिला देंगे, और इस नदी को मिला के इस नदी में मिला देंगे। ठीक है, और सब इस नदी का भी पानी, इस नदी का भी पानी हमारे एक नदी में हो गया। यहाँ पे हम बिजली का उत्पादन अच्छे से कर लेंगे। ये हमारा उद्देश्य है किसके, अमृत क्रांति, अर्थात किसी संबंधित नदियों को आपस में जोड़ने से। ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट क्रांति है, वो ये है कि बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है वो है मसालों के उत्पादन से संबंधित है। मसालों के उत्पादन से आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मसाला आपके भारत के दक्षिणी राज्यों में होता है, दक्षिणी क्षेत्रों में, सपोज दैट केरल, तमिलनाडु। केरल में सबसे अधिक मसालों का ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अब अगर लास्ट क्रांति की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्रांति की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तो इंद्रधनुषी क्रांति जो है ना, ये समग्र क्रांतियों के विकास से संबंधित है। समग्र क्रांतियों के विकास से कैसे ये संबंधित है। देखिए, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, वो पीएम हुआ करते थे कब, सन 2000 में। कब हुआ करते थे, 2000 में। सन 2000 में हमारे जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे देश में जितनी भी क्रांतियां चल रही हैं, उस क्रांतियों को, समग्र क्रांतियों के विकास को लेके हम उस क्रांतियों के विकास पर भी ध्यान दें। नहीं तो हमारी जो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आती है वो किसी क्रांति पे निर्धारित होती है, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना किसी क्रांति पे निर्धारित होती है। तो इससे जो हमारा विकास करने का, हमारे देश में प्राथमिक संसाधन या विकास करने की जो गति होती है, वो हमारी धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वो उसके लिए संसाधन की जरूरत होती है, वो प्रॉपर उसको संसाधन समय समय पे नहीं मिल पाता है ना। अर्थात कोई सरकार आई, गवर्नमेंट आई, वो उस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाया, दूसरी आई तो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ को बढ़ा दिया, तो एक पंचवर्षीय योजना बैक हुआ ना विकास। अगर खाद्यान्न सामग्री की बात करें तो वो एक पंचवर्षीय योजना बैक हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम सन 2000 में क्या किया
कि हमारे समग्र क्रांतियों के विकास के लिए एक क्रांति की स्थापना की। उस क्रांति का नाम दे रखा है इंद्रधनुषीय क्रांति। इस क्रांति के अंतर्गत सभी क्रांति, जितनी भी क्रांति हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, सब पे ध्यान दिया जाएगा। हर पंचवर्षीय योजना में हर क्रांतियों पे क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। जैसे पहला हरित क्रांति, दूसरा पीली क्रांति, तीसरी नीली क्रांति, चौथी गुलाबी क्रांति, आपकी गोल क्रांति हुई, रजत क्रांति हुई, भूरी क्रांति हुई, या धूसर क्रांति हुई, आपकी क्या हुई, अमृत क्रांति हुई, ठीक है, आपकी बादामी क्रांति हुई, आपकी लाल क्रांति हुई। ये सारी क्रांतियों को साथ में लेके चलेंगे, वो किस अंतर्गत आएगा, वो हमारे इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत आएगा। ये हमारा सबसे लास्ट क्रांति है। सबसे लास्ट क्रांति हमारा कौन है, 2000 में आया था, सन 2000 में, वो इंद्रधनुषीय क्रांति। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक से पहले, ये हमारा पार्ट 3 होगा। कौन सा होगा, ये हमारा पार्ट 3, प्रमुख क्रांतियां, अर्थात लेखपाल की बात करें या अन्य वनडे एग्जाम की बात करें, जो हमारा वनडे एग्जाम है, इसके लिए जो ग्रामीण परिवेश से जो कृषि की प्रमुख क्रांतियां हैं, उसका जो हमारा पहला पार्ट था वो हमारा हरित क्रांति से संबंधित है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरी हमारी जो थी वो श्वेत क्रांति और हमारे पीली क्रांति से संबंधित थी। और तीसरी जो हमारी पार्ट है, जो अभी ये आप देख रहे हैं, इसमें पूरे हम क्रांतियों का कवर कर लिए, जितनी भी क्रांति है। सपोज दैट 8-9 के आसपास क्रांतियों को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे विकास स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।